देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी आवेश हैं, उन आवेशों में से जो धनात्मक आवेश है, वे आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। धनात्मक धनात्मक आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। जब भी कोई दो चीजें आकर्षित होती हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि जब इन्हें समीप रखा जाएगा, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाएगा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की और गति करेंगी। जैसे ये एक धनावेश है, ये एक ऋणावेश है। जब इनको एक दूसरे के निकट रखा जाएगा तो ऋणावेश धनावेश को अपनी ओर खींचने के लिए बल लगाएगा, और इसी प्रकार से जो धनावेश है वो ऋणावेश को अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगाएगा, और दोनों निकट आने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये निकट आने का प्रयास करते हैं तो एक प्रबल बल इन दोनों के मध्य कार्य करने लगता है, जो इनको जोड़े रखने का कार्य करता है। जबकि दो धनावेश या दो ऋणावेशों को एक दूसरे के निकट रखा जाए, ये एक धनावेश है और ये एक और धनावेश है, इन दोनों को एक दूसरे के निकट रखा जाए तो दोनों ही धनावेश एक दूसरे को दूर ले जाने की दिशा में, हम ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से धक्का देने की दिशा में बल लगाते हैं। यानी कि इनके मध्य का बल इस प्रकार से होना चाहिए कि ये इन्हें एक दूसरे से दूर ले जाए, निकट नहीं रखे। परंतु इन सब चीज के बीच में एक प्रश्न बड़ा ही व्यापक रूप से उठता है, और वो जो प्रश्न है वो ये है कि जब धनावेश धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है तो नाभिक के छोटे से हिस्से में, या हम कहें नाभिक जैसे छोटे से हिस्से में, प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है अन्य प्रोटॉनों के साथ में कैसे रह सकता है। प्रोटॉन अन्य प्रोटॉनों के साथ में कैसे रह सकता है? यदि प्रोटॉन अन्य प्रोटॉनों के साथ में रह रहा है तो किसी न किसी प्रकार का एक आकर्षण इन प्रोटॉनों के मध्य होना चाहिए, जो इन्हें एक स्थान पर रखने के लिए बाध्य कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आकर्षण कौन सा आकर्षण है। जब नाभिकीय बलों की खोज नहीं हुई थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय तक ये प्रश्न था कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन प्रोटॉनों को एक दूसरे के निकट रख रही है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य तो प्रतिकर्षण बल होता है। अगर हम ये कहें कि इनके मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल है, तो आकर्षण बल कौन सा है? क्या वो आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है? क्योंकि आकर्षण प्रकृति के बलों में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक महत्वपूर्ण बल माना जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण जो होता है वो इस कूलाम प्रतिकर्षण बल के परिमाण की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब जब दो धनावेशों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो उन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यदि मैं उसका मान F मानूं और प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है आवेशों की वजह से उसका मान F डैश मानूं, तो ये जो F डैश है इसका मान F की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी प्रतिकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। और यदि प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी होना चाहिए, लेकिन प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता तो ये जो प्रोटॉन एक छोटे से क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं, ये निकट नहीं रह पाते। तो संभवतः इन नाभिकीय कणों के मध्य किसी न किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल होना चाहिए जो इन्हें बांधे रखने का प्रयास कर रहा है। तब ये माना गया कि नाभिकीय जो कण हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी हम बात करें तो इनके मध्य नाभिक के अंदर एक प्रबल बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। अब ये जो नाभिकीय बल है, इसके बारे में जब हम इमेजिनेशन की बात करें या जो परिघटनाएं हो रही है उनके आधार पर इस नाभिकीय बल के गुणों की बात करें तो ये कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रोटॉन और प्रोटॉनों के मध्य बल कार्य कर रहा है और इनको बांधे रख रहा है, तो ये प्रतिकर्षण प्रकृति का तो नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होता तो ये जो नाभिकीय कण है वो इतनी अल्प दूरी में एक दूसरे के पास नहीं रखे हुए होते। यानी इसकी प्रकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए, आकर्षण प्रकृति की होनी चाहिए। इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, आकर्षण प्रकृति की होनी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि ये देखा गया कि यही प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर एक दूसरे से प्रबल बल से जुड़े हुए थे, प्रबल बल से एक दूसरे के समीप रखे हुए थे। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये प्रबल बल से जुड़े हुए हैं? तो इनके 3 कारण जो हमारे समझ में आते हैं वो ये है। पहला कारण कि यदि मैं नाभिकीय बल को Fn कहूं और प्रतिकर्षण बल को Fe कहूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो 2 प्रोटॉन जो नाभिक में एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं, इन पर 3 प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल है जिसका परिमाण बहुत छोटा होता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा बल आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल है। और तीसरा बल जो है वो है नाभिकीय कण, यानी नाभिक के अंदर जो भी कण है, चाहे वो आवेश है चाहे वो आवेश रहित है, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। ये जो Fe की मैंने बात कही है ये आवेश के कारण लगता है, इसको हम कूलाम प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। अब अगर कूलाम प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा होता, अगर कूलाम प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा होता तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के समीप नहीं रह सकते थे, एक दूसरे से दूर चले जाते। लेकिन इस प्रतिकर्षण बल के बावजूद ये जो नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षण बल लगता है, ये इन प्रोटॉनों को एक दूसरे के निकट रखने में सहायक है, या हम कहें पर्याप्त है। तो इसका रीजन ये होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि ये जो Fn बल लग रहा है, जो न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, जो नाभिकीय बल है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, उसका मान इस प्रतिकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा हुआ तो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, और ज्यादा के साथ साथ इतना ज्यादा होना चाहिए कि प्रतिकर्षण का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई नहीं दे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण तो होता है, पर वहां पर एक बल और मौजूद है जिसे हम नाभिकीय बल कह रहे हैं। वो इतना ज्यादा प्रभावी बल है, इतना बड़ा बल है, इतना प्रबल बल है कि प्रतिकर्षण बल का जो प्रभाव है वो हमें वहां पर देखने को नहीं मिलता। दूसरा जो इसका प्रमाण है वो ये है कि देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इस धनावेश और ऋणावेश के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। यदि इस आकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लगाकर या ऊर्जा देकर के हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़े तो उसके लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी ऊर्जा की जरूरत नहीं। कभी कभी तो धातुओं में ये ऊर्जा सामान्य ताप पर भी प्राप्त हो जाती है, कमरे के ताप पर भी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन किसी नाभिक से अगर आपको एक प्रोटॉन को बाहर निकालना हो, आपको कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की नहीं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालना ज्यादा मुश्किल है। अब मुश्किल केवल तभी हो सकता है जब प्रोटॉन ज्यादा आकर्षण से वहां पर रखा हुआ हो, वहां पर दूसरे अन्य जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, उनसे जुड़ा हुआ हो। तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि जो नाभिकीय बल है वो आकर्षण प्रकृति का तो होता ही है, लेकिन ये प्रबल आकर्षण प्रकृति का होता है। और इस नाभिकीय बल को हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रबलता जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी प्रतिकर्षण कूलाम बल है, या आकर्षण कूलाम बल है, या ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय आकर्षण बल है, उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। एक बात हमें यह पता चली कि आकर्षण प्रकृति का है, दूसरी बात हमें यह पता चली कि इसकी जो प्रबलता है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। लेकिन तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी
कि ये देखा गया कि ये जो प्रोटॉन है जब ये नाभिक में होते हैं तो इनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है, लेकिन यही प्रोटॉन जो हैं जब नाभिक के बाहर होते हैं, ये नाभिक के बाहर होते हैं, ठीक है, नाभिक के बाहर होते हैं, तब इन प्रोटॉनों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और वो प्रतिकर्षण बल जो है वो कूलाम प्रतिकर्षण बल है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मुझे पहले तो ये आपको समझना होगा कि नाभिक में होने और नाभिक से बाहर होने का मतलब क्या है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, हम सब जानते हैं। क्या नाभिक कोई कमरा है, कोई जगह है, कोई पर्टिकुलर जगह है कि हाँ भाई ये जो जगह है इसको हम नाभिक कहेंगे? तो हम कहेंगे नहीं। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाभिक जो है कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के निकट रखे हुए हों तो वो स्थान जो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों द्वारा घेरा गया है वो नाभिक है। कितने निकट रखे गए हों? जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 10 की घात -15 मीटर कोटि की दूरी में रखे गए हों तब इसको अपन नाभिक कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि एक जगह पर दो प्रोटॉन है जो एक दूसरे से दो प्रोटॉन है या 3 प्रोटॉन है, ये 10 की घात -15 मीटर की दूरी में रखे हुए हैं। एक दूसरी जगह है जहां पर दो प्रोटॉन 10 की घात -15 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, तो इनमें से ये 3 प्रोटॉन जहां रखे हुए हैं उसको नाभिक कहेंगे, या 2 प्रोटॉन जहां पर एक साथ रखे हुए हैं उसको नाभिक कहेंगे। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 की घात -15 ही है, तो हम कहेंगे भाई ये भी नाभिक है और ये भी नाभिक है, दोनों ही नाभिक है। तो नाभिक से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि भाई एक कमरे में बैठे थे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उस कमरे से निकल करके चले गए। नाभिक से बाहर जाने का अभिप्राय यह है कि इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य की जो दूरी है वो अब 10 घात -15 मीटर से ज्यादा हो गई। जब हम कहें कि नाभिक के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तब इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य की जो दूरी है वो 10 की घात -15 मीटर से कम है। और जब मैं कहूं कि ये प्रोटॉन इस नाभिक से बाहर निकल गया है, तो इसका एकमात्र अभिप्राय यह है कि भाई इनके बीच की जो दूरी है वो अब बढ़ गई है और 10 की घात -15 से ज्यादा हो गई। अब ये 10 की घात -15 जो है ना वो एक थोड़ी सी घातीय संख्या है, जो अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका जो मान है वो हमारे पास में 0.14 बार 0 और उसके बाद में 1, ये हमारे पास में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 1, ये मीटर के रूप में अगर मैं निकालना चाहूं तो ये 10 की घात -15 मीटर का मान। पर 1 मिनट के लिए मान लो कि 10 की घात -15 मीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर सपोज। तो मैं कहता हूं कि जब ये 1 सेंटीमीटर की दूरी से कम दूरी पर होंगे तब ये नाभिक के अंदर माने जाएंगे, और जब ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर से, तो हम कहेंगे भाई नाभिक के बाहर चला गया। बस नाभिक के बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई कमरे से बाहर निकल गया है। फिर से ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से बाहर चला गया है, तो परमाणु से बाहर जाने का मतलब क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? जैसे एक गेहूं की बोरी है, उस गेहूं की बोरी में बहुत सारे गेहूं भरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे गेहूं भरे हुए हैं, लेकिन ये गेहूं अगर बोरी में नहीं होते तो ये गेहूं में, ये बोरी में नहीं है, एक जगह ढेर में रखे हुए हैं। अब अगर इसमें से 2 गेहूं इस ढेर से दूर चले जाते हैं, इस ढेर से दूर चले जाते हैं, तो ये कोई कमरे से बाहर नहीं निकले, ये अन्य गेहूंों से बाहर चले गए हैं। और अगर मैं कहूं कि यहां पर 2 गेहूं की जगह 10,000 गेहूं दूर जाकर के और यहां एक जगह इकट्ठा हो गए, तो अब आप क्या कहोगे कि यहां पर 2 ढेरियां बनी हुई है, एक बड़ी ढेरी है और एक छोटी ढेरी है। आपने इसको फिर से नाम दे दिया ढेरी, ये अलग हो गए फिर भी। तो इसी प्रकार से परमाणु का मतलब
जहां न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक प्रबल आकर्षण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो जगह परमाणु है। उस ग्रुप को परमाणु हमने कहा है। वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन का जो समूह है उसको हमने परमाणु कहा है। परमाणु कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर न्यूट्रॉन रखा हुआ है, जिसके अंदर प्रोटॉन रखा हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समूह है, इस समूह को हमने क्या कहा है? परमाणु। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से चिपक करके नहीं रखे हुए हैं इस ग्रुप में, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ठीक है, मैं वापस से यहीं पर आता हूं। तो मैं जो बात कर रहा था उसी पर मैं आता हूं। तो जो नाभिक है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ये देखा गया है कि जब प्रोटॉनों के मध्य की दूरी नाभिकीय दूरी के बराबर होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम होती है, तो ये प्रोटॉन एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, दूर नहीं जाते हैं, इन पर प्रतिकर्षण बल का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका कारण हमने क्या कहा कि जब ये एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर है, यानी कि नाभिक के अंदर है, तब इन प्रोटॉनों पर जो प्रतिकर्षण बल है Fe वो भी कार्य करता है, और जो नाभिकीय बल है Fn वो भी कार्य करता है। लेकिन नाभिकीय बल का मान इस प्रतिकर्षण बल की मान की तुलना में इतना ज्यादा होता है कि प्रतिकर्षण का प्रभाव हम नहीं देख सकते। लेकिन यह नोटिस किया गया कि जब इन नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉनों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाती है, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाती है, तब ये जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर तो ये नाभिकीय बल प्रभावी रहा, और 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा दूरी पर ये नाभिकीय बल का जो प्रभाव है वो कम हो गया। इस वजह से प्रतिकर्षण बल का प्रभाव हमें देखने को मिल गया। प्रतिकर्षण बल पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है, लेकिन पहले नाभिकीय बल ज्यादा प्रभावी था, इसलिए प्रतिकर्षण बल का प्रभाव देखने को नहीं मिला था। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए ये जो रेखा मैं यहां बना रहा हूं ये 10⁻⁻15 मीटर की है। ठीक है, तो जब दो प्रोटॉन इस रेखा पर रखे हुए हैं तब तक तो ये एक दूसरे आकर्षित हैं, लेकिन जैसे ही एक भी प्रोटॉन इस रेखा से बाहर चला जाता है, मान लीजिए कि एक प्रोटॉन जो है वो इस रेखा से बाहर यहां चला जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं, यानी कि इस रेखा से कम दूरी तक तो ये न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल प्रभावी रहता है, इतना ज्यादा प्रभावी रहता है कि प्रतिकर्षण बल का प्रभाव देखने को ही नहीं मिलता है। और जैसे ही ये प्रोटॉन इस रेखा से बाहर गया, अब ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे। इसका मतलब या तो प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और या फिर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि आकर्षण प्रकृति का बल है, इसका प्रभाव समाप्त हो गया। तो दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या प्रतिकर्षण बल बढ़ा? हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल में कमी आती। तो प्रतिकर्षण बल बढ़ा तो नहीं है, बल्कि ये तो कम हो गया। लेकिन जब ये कम हो गया तो भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसमें जो कमी आई है वो इतनी ज्यादा आई है कि प्रतिकर्षण बल कम होने के बावजूद भी प्रभावी हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स लगभग समाप्त हो गया। और इसका मतलब यह भी हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स केवल 10⁻⁻15 मीटर दूरी तक ही काम करता है, इसके बाहर काम नहीं करता है। इसका मतलब नाभिकीय बल केवल नाभिक के अंदर लगता है, नाभिक के बाहर नहीं लगता है। और इसका मतलब यह भी है कि नाभिकीय बल की जो परास है, जहां तक ये काम कर सकता है, प्रभाव क्षेत्र है, वो नाभिक की त्रिज्या यानी 10⁻⁻15 और कुछ नाभिकों के लिए 10⁻⁻14 तक होती है। इससे ज्यादा दूरी पर यह बल कार्य नहीं करता है। तो ये नाभिकीय बल की परास है, और नाभिकीय बल यहां पर तेजी से घट जाता है। तो प्रबलता की हम बात कर चुके। अब एक और खास बात कि ये जो बल है
वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। ये बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो नाभिक में है, और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। अब हम सोचेंगे, सॉरी न्यूट्रॉन को मैंने माइनस से बता दिया, माइनस से नहीं बताना चाहिए था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कैसे लग रहा है, ये कैसे पता चला? प्रोटॉन का तो चलो हमको समझ में आ गया कि भाई प्रोटॉन जो है ये बल लग रहा है, इस वजह से प्रतिकर्षण के बावजूद भी एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉनों में तो कोई प्रतिकर्षण होता ही नहीं है, हो सकता है इन पर कोई बल नहीं लग रहा हो, ये वैसे ही एक दूसरे के पास में रखे हुए हो, क्योंकि इनको दूर ले जाने के लिए कोई बल है ही नहीं। इन पर तो कूलाम बल लगता ही नहीं है, दूर जाएंगे क्यों? भाई प्रोटॉनों पर नाभिकीय बल नहीं लगता तो प्रतिकर्षण बल के बावजूद ये दूर चले जाते, की वजह से दूर चले जाते, लेकिन ये दूर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल से बड़ा कोई बल लग रहा है। पर अगर मैं न्यूट्रॉनों की बात करूं तो इनके मध्य तो कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, तो हम ये क्यों मान ले कि ये कोई आकर्षण बल से जुड़े हुए? हो सकता है ये वैसे ही पास में रखे हुए हो, लेकिन ये देखा गया कि जितनी ऊर्जा किसी नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च करनी पड़ती है, ठीक इतनी ही ऊर्जा नाभिक से न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी खर्च करनी पड़ती है। अब अगर ये वैसे ही रखे हुए होते, हम ये कहें कि दो व्यक्ति एक दूसरे के पास में ऐसे ही खड़े हुए हैं, इनको एक दूसरे से बांधा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों व्यक्तियों को अलग करना आसान होना चाहिए था अगर वैसे ही खड़े हुए होते तो। पर उनको अलग करना उतना ही मुश्किल है जितना कि बंधे हुए व्यक्तियों को है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों व्यक्ति वैसे ही नहीं खड़े हुए, इनको भी बांधा हुआ है। जितना प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, उतनी ही ऊर्जा न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी खर्च करनी पड़ रही है। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी इन प्रोटॉनों या अन्य न्यूट्रॉनों से आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। अगर आकर्षण बल नहीं होता तो न्यूट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि ये जो बल कार्य कर रहा है नाभिकीय बल, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी कार्य करता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी कार्य करता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी कार्य करता है। इसका मतलब ये बल प्रभावी होने के साथ साथ, बड़ा बल प्रबल बल होने के साथ साथ आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अगर ये आवेश पर निर्भर करता तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य ही कार्य करता, और ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य कर जाता, क्योंकि प्रोटॉन में आवेश है। पर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता ही नहीं है। पर ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य भी कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके आवेश पर जो निर्भरता है वो शून्य है, ये आवेश पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता। एक और खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो बल है ये न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है, कि न्यूक्लियनों का चक्रण कैसा है, चक्रण की दिशा कैसी है, उस चीज पर ही निर्भर करता है। एक खास बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे समझ में आती है कि हमने देखा जिनकी नाभिकीय संख्या 30 से 170 के बीच में थी, उन सब परमाणुओं के नाभिकों के लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा थी उसका मान बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं बात करता हूं, मान लो किसी में 32 न्यूक्लियन है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे भाई 32 न्यूक्लियन एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, ठीक है, ये पास में रखे हुए हैं एक दूसरे के, ये 32 न्यूक्लियन है। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं एक तरीके से कि एक न्यूक्लियन पर 32 न्यूक्लियनों में से बाकी 31 न्यूक्लियन आकर्षण बल लगा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। और अगर मैं एक ऐसा परमाणु लूं जिसके नाभिक में 100 न्यूक्लियॉन्स है, ये 100 न्यूक्लियन एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियन पर बाकी 99 न्यूक्लियन बल लगा रहे हैं, एक न्यूक्लियन पर बाकी 99 न्यूक्लियन बल लगा रहे हैं। और 32 वाले में हम क्या कहेंगे, एक न्यूक्लियन पर बाकी 31 न्यूक्लियन बल लगा रहे, ठीक है। पर यह देखा गया कि ये जो 32 न्यूक्लियन वाला
पदार्थ था, नाभिक था, इससे अगर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो आपको 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसके आसपास ऊर्जा की जरूरत पड़ती। और ये जो 100 न्यूक्लियन वाला नाभिक था, इससे अगर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो इसके लिए भी लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत है। भाई ऐसा कैसे हुआ कि एक को 31 से दूर करना हो और 31 उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तब भी आपको उतनी ऊर्जा देनी पड़ रही है जितनी एक को 99 अपनी ओर खींच रहे, तब भी उतनी ऊर्जा देनी पड़ रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, कुछ ना कुछ तो यहां पर गड़बड़ है। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं अपन। आपने देखा होगा आपके आसपास में जब काम चलता है तो कोई भारी चीज जो होती है उसको उठाने के लिए कुछ लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। मान लो एक बड़ी सारी पट्टी है, एक पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा सारा लंबा पट्टी है जो आपने देखी होंगी छतों पे लगाई जाती है, वो पट्टी है। उस पट्टी को उठाने के लिए कुछ आदमी वहां पर आए, 2 आदमी आए पहले, एक ने एक तरफ से पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से, फिर एक और आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। उस पट्टी को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, कहीं पर भी उसमें जगह नहीं है उठाने के लिए, चारों तरफ से उसको घेर लिया है। और उसको घेरे रखने के लिए या उस पट्टी को उठाने के लिए जितने आदमी आए उनमें से केवल 10 आदमी ही उस पट्टी को पकड़ सकते हैं, उसके चारों तरफ हो गए हैं, बाकी जो है वो उससे थोड़ी सी दूरी पर है, यानी उस पट्टी को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, उठाने लगे, उठा के ले जाने लगे। ऐसी ही एक पट्टी दूसरी तरफ रखी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि एक जगह 25 आदमी इकट्ठे हुए और उस पट्टी को केवल 10 आदमी ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी जगह उसको उठाने के लिए, हाथ लगाने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, एक जगह क्या हुआ कि 75 आदमी इकट्ठा हो गए। अब मुझे बताओ कि कौन सी जगह पर पट्टी को उठाना आसान रहेगा, जहां 25 आदमी इकट्ठा हुए हैं वहां या 75 आदमी इकट्ठे हुए हैं वहां? 75 आदमी। 75 आदमी जाए इकट्ठे हुए वहां। एक अर्थ पारिक बोल रहे हैं 25। और कोई आंसर? और कोई आंसर? 30। और मैं कहूं कि दोनों जगह बराबर प्रभावी रहेगा, तो दोनों जगह आसानी जो है पट्टी को उठाने में वो बराबर रहेगी, या दोनों जगह जो दिक्कत आएगी वो एक जैसी आएगी? तो आपको कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 25 वाले तो कम आदमी है, वहां पट्टी को उठाना मुश्किल है, और जहां 75 है वहां पट्टी को उठाना आसान है। तो हम ये कहेंगे कि पट्टी को उठाने के लिए तो 10 ही आदमी चाहिए, और जहां 25 है वहां 15 क्या करेंगे? जब उस पट्टी को पकड़ने की उनके पास में जगह ही नहीं है, तो उन 15 आदमियों का वहां पे कोई काम है क्या? और जहां 75 है वहां पर भी उस पट्टी को उठाने के लिए 10 ही आदमी चाहिए, तो बाकी 65 आदमियों का वहां पर कोई काम है क्या? तो मुझे बताओ कि दोनों में प्रबलता कहां पर ज्यादा हुई? हम कहेंगे बराबर, यहां भी 10 आदमी चाहिए थे, उपलब्ध है, यहां भी 10 आदमी चाहिए तो उपलब्ध है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? तो ऐसे ही किसी नाभिक में ये एक न्यूक्लियन है, और इसको मान लीजिए 10 न्यूक्लियनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये चारों तरफ से घेर लिया, ये घेर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब यहां जगह ही नहीं बची, तो जो 11वां न्यूक्लियन होगा वो कहां होगा? वो इस जगह होगा, इससे थोड़ी सी दूरी पर, 12वां इससे और दूरी पर, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 हो गए 31 न्यूक्लियन। अब जो अंदर वाला न्यूक्लियन है जिसकी हम चर्चा करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा गहरा कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने इसको गहरा कर दिया। अब जहां पर 100 न्यूक्लियन थे वहां पर एक न्यूक्लियन की हम बात करते हैं, इसको 10 न्यूक्लियनों ने घेरा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और बाकी न्यूक्लियन कहां आएंगे? इसके पीछे। और उसके बाकी न्यूक्लियॉन्स कहां आएंगे? और उसके पीछे। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा होता
कि इस एक न्यूक्लियन पर बाकी सारे न्यूक्लियन बराबर बराबर बल लगा रहे होते, तब तो ये 32 न्यूक्लियन वाले पदार्थ में से, नाभिक में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए हमें 31 न्यूक्लियनों द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को तोड़ना पड़ता। और इसी प्रकार से 100 न्यूक्लियनों वाले नाभिक में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए आपको 99 न्यूक्लियनों के आकर्षण बल को तोड़ना होता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि किसी न्यूक्लियन पर सारे न्यूक्लियन बल नहीं लगाते हैं, जो प्रभावी बल लगाते हैं वो न्यूक्लियन केवल वे न्यूक्लियन होते हैं जो इसको चारों तरफ से निकटवर्ती रूप से घेरे हुए हैं, जो इसके सबसे समीप है, वो सबसे ज्यादा प्रबल बल लगा रहे हैं। बाकी के द्वारा लगाया गया बल दुर्बल है। तो आप कहोगे फिर तो एक ये जो 32 वाला है इसमें एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए और 100 वाले में, दोनों में एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए बराबर बल लगाना पड़ेगा। क्यों बराबर लगाना पड़ेगा? क्योंकि 100 वाले में भी एक न्यूक्लियन को निकटवर्ती रूप से 10 न्यूक्लियनों ने घेरा हुआ है, और 32 वाले में भी एक को 10 ने घेरा हुआ है, और 100 वाले में भी एक को 10 ने घेरा हुआ है। यानी कि 32 वाले में से एक न्यूक्लियन को निकालना है तो ये जो इसके निकटवर्ती 10 न्यूक्लियन है, इनके आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा, इनके बल को हटाना पड़ेगा, या इनके बल से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो 10 न्यूक्लियन है, 100 वाले में जो 10 एक न्यूक्लियन है, इसको भी 10 ने घेरा हुआ है। तो इसको ऐसे उदाहरण से हम ले लेते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है बच्चों भीड़ में। फिर से मैं उदाहरण ले रहा हूं, उस उदाहरण से शायद आपकी बात समझ में आ जाएगी कि क्यों 32 वाले में भी आपको बराबर बल लगाना पड़ेगा और 100 वाले में भी आपको बराबर बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। एक आदमी एक जगह खड़ा हुआ है जहां 32 लोग उसको घेरे हुए खड़े हुए हैं, घेर रखा है चारों तरफ से, ठीक है ना। लेकिन उस आदमी को पकड़ के बांध के रखा हुआ है केवल 10 लोगों ने, क्योंकि 10 लोग ही उसको चारों तरफ से पकड़ सकते हैं, बाकी 11वें को उसको पकड़ने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उससे थोड़ा दूर खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे ये एक गोला है, इसके निकटवर्ती हमने 10 गोले रख दिए, चारों तरफ से इसको घेर लिया इन गोलों ने। अब 11वां गोला जो आएगा उसको इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। ठीक है ना। ध्यान से समझना कि 10 लोगों ने इसको कस के पकड़ा हुआ है, और बाकी जो लोग हैं 32 में से 22 लोग हैं, उन्होंने इसको पकड़ा हुआ नहीं है। अब ऐसे ही एक भीड़ में 100 लोग हैं, उसमें भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 10 लोगों ने पकड़ा हुआ है, और बाकी जो है वो उससे कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं इसके चारों तरफ। मुझे बताओ कि यदि आपको इस व्यक्ति को छुड़ाना है और 32 में से इस व्यक्ति को छुड़ाना है, तो दोनों के लिए कितना कितना बल लगाना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक व्यक्ति इसको पकड़ के बांधे रखने के लिए 1 न्यूटन बल लगा रहा है, तो टोटल 10 व्यक्ति जो इसको पकड़ के रखे हुए हैं उन्होंने टोटल 10 बल लगाया, 10 न्यूटन। ऐसे 32 वाले में भी कितना लगाया? 10 न्यूटन। मुझे ये बताओ कि जहां 32 लोग हैं वहां एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा आपको? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। आंसर दीजिए। इमेजिन करिए एक मैदान है ए, दूसरा मैदान है बी। एक मैदान ए में एक व्यक्ति को 10 लोगों ने कस के पकड़ा हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति को पकड़ के रखने के लिए जो जगह है, जैसे उसका हाथ है, पांव है, शर्ट है, या कोई रस्सी बांधी हुई है, या कोई घेरे में रखा हुआ है उसको, तो 10 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ और बाकी उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। बाकी बचे हुए 22 लोग, टोटल 32 लोग हैं, 10 ने कस के पकड़ा हुआ है और बाकी के जो 22 लोग हैं वो उसके चारों ओर खड़े हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा मैदान बी है, वहां पर 100 लोग हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को 10 लोगों ने पकड़ा हुआ है और बाकी के बचे हुए जो 89 लोग हैं वो उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। मुझे बताओ
कि अगर आपको उस एक व्यक्ति को छुड़ाना है, ठीक है, छुड़ाना है, तो आपको मैंने क्या किया, वो जिस व्यक्ति को छुड़ाना था उस पर एक रस्सी बांध करके और उसका रस्सी का दूसरा सिरा आपको दे दिया। ऐसे ही 100 वाले मैदान में भी जिस व्यक्ति को छुड़ाना उस पर एक रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा आपको दे दिया। मुझे ये बताओ कि आपको जिस मैदान में टोटल 32 लोग थे वहां से एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कितने लोगों को परास्त करना पड़ेगा? 10। 10, क्योंकि बाकी तो यूं ही खड़े हुए हैं। और ऐसे 100 वाले में 10। उसमें भी 10, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही यूं ही खड़े हुए हैं। तो बच्चों, बराबर अगर हमें बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 32 लोग थे उनमें से भी सारे के सारे लोग उस पर बल नहीं लगा रहे थे, और जहां 100 थे वहां पर भी उनमें से सारे के सारे लोग उस व्यक्ति पर बल नहीं लगा रहे थे। अगर सारे लगा रहे होते तो हम कहते भाई जहां 100 है वहां छुड़ाने में ज्यादा दिक्कत आएगी और जहां 32 है वहां छुड़ाने में कम दिक्कत आएगी। पर चूंकि दोनों में बराबर दिक्कत आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे न्यूक्लियॉन उस पर बल नहीं लगा रहे। उस पर जो प्रभावी बल लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? तो हम कहेंगे किसी भी न्यूक्लियॉन पर प्रभावी बल सारे न्यूक्लियनों की वजह से नहीं लगता है, केवल इसके निकटवर्ती न्यूक्लियनों की वजह से लगता है। इन निकटवर्ती न्यूक्लियनों की वजह से लगता है, और ये निकटवर्ती न्यूक्लियनों की संख्या 32 में भी उतनी ही होगी जितनी कि 100 में है, क्योंकि सारे के सारे तो बिल्कुल निकट नहीं हो सकते, कुछ को तो दूर रहना पड़ेगा उससे। जगह जितनी घेरेंगे ये, वो जगह तो पर्याप्त है, वो जगह तो बढ़ नहीं सकती। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नाभिकीय बल है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये नाभिकीय बल प्रबल होने के साथ साथ केवल उन न्यूक्लियनों के मध्य लगता है जो किसी भी न्यूक्लियन के नजदीक है, यानी एक न्यूक्लियन पर उसके नजदीकी न्यूक्लियन ही बल लगाते हैं। इसे हम कहते हैं संतृप्तता की अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्तता की अवस्था। कि एक न्यूक्लियन के पास में जब एक और न्यूक्लियन था तो इसे बाहर निकालने के लिए आपको इस एक न्यूक्लियन को परास्त करना था। जब दूसरा न्यूक्लियन आया तो अब आपको 2 को परास्त करना था। जब तीसरा आया तो 3 को, चौथा आया तो 4 को, पांचवा आया तो 5 को, छठा आया तो 6 को। 6 ने इसे पूरी तरह से घेर लिया। अब जैसे ही 7वां आया तो इसको इससे थोड़ा दूर रहना पड़ा, यानी 7 होने के बाद में भी आपको केवल 6 को ही परास्त करना है। 8 न्यूक्लियन हो गए तो भी केवल आपको 6 को ही परास्त करना है। 9 हो गए तो भी 6 को ही परास्त करना है, यानी संतृप्तता आ गई कि भाई आप इसके आसपास में कितने भी न्यूक्लियॉन्स रखे हों, लेकिन सबसे नजदीक कौन से हैं, केवल उनके आकर्षण को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जो नाभिकीय बल है वो संतृप्त बल होता है, संतृप्तता की अवस्था में आ जाता है, यानी किसी भी न्यूक्लियन पर उसके निकटवर्ती न्यूक्लियन ही बल लगा सकते हैं, अन्य न्यूक्लियन उस पर बल नहीं लगा सकते हैं। तो ये नाभिकीय बलों के बारे में हमने देखा कि वो आकर्षण प्रकृति का होता है। नाभिकीय बल की रेंज जो है वो नाभिक की त्रिज्या के लगभग बराबर होती है, यानी 10 की घात -14 मीटर तक हो सकती है। ये सबसे प्रबल बल है। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में भी ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ये चक्रण पर निर्भर करता है। इस बल का जो प्रकृति है वो नाभिक से बाहर जाने पर प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है, यानी नाभिक के अंदर ही ये बल कार्य कर सकता है, नाभिक के बाहर ये कार्य नहीं कर सकता है। और लास्ट बात हमने देखी कि किसी भी न्यूक्लियन पर इसके निकटवर्ती न्यूक्लियन ही बल लगा सकते हैं, अन्य न्यूक्लियन बल नहीं लगा सकते। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की जो खोज थी वो मिस्टर बेकरल ने की थी, लेकिन रेडियो एक्टिवता के संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण एक बात थी, 2 तत्वों की खोज थी, पोलोनियम और रेडियम। इसकी खोज मिस्टर क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की थी। अब बेकरल ने कैसे की थी तो ये भी हम समझेंगे। रेडियो एक्टिवता की खोज एक इत्तेफाक था। उन्होंने ये देखा कि एक पदार्थ यूरेनियम फास्फेट, ऐसे ही कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा अच्छी तरह से। उस पदार्थ को उन्होंने क्या किया कि चांदी की पन्नी में बंद करके
काले कागज में लपेट करके फोटोग्राफिक प्लेट के बीच पास में रख दिया क्या, वो रखा हुआ था और उस फोटोग्राफिक प्लेट को उनको काम में लेना था। उन्होंने ये देखा कि वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो काली पड़ चुकी थी। तो समस्या ये थी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट काली कैसे पड़ी, क्योंकि इसको तो उपयोग में लिया ही नहीं। आसपास की चीजों का निरीक्षण करने पर उन्होंने ये पाया कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो पदार्थ इसके समीप रखा हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट के समीप, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। विभिन्न अध्ययनों से यह प्राप्त हुआ कि वो जो पदार्थ है वो अपने आप ही कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करता है, कुछ कणों का उत्सर्जन करता है, और ये कण और विकिरण इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतनी ज्यादा ऊर्जा के होते हैं कि ये चांदी की पन्नी और काले कागज को पार करके उस फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनमें से विकिरणों का उत्सर्जन हुआ क्यों? क्योंकि कोई अभिक्रिया, कोई अनुक्रिया तो करवाई नहीं, इस पदार्थ को गर्म तो किया ही नहीं। इसका मतलब था कि ये जो विकिरण है ये अपने आप ही उत्सर्जित हो रहे थे। ठीक इसी प्रकार से पिंच ब्लेड नाम के पदार्थ से जब उसकी स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति का अध्ययन किया जा रहा था, तब ये पाया गया कि उसके एक विशिष्ट भाग में, प्रतिदीप्ति का मतलब होता है रोशनी, उससे निकलने वाली रोशनी, या हम कहें कि उस पदार्थ को गर्म करो तो उससे निकलने वाले विकिरण, या अपने आप निकलने वाले विकिरण। स्फुरदीप्ति का मतलब होता है कम रोशनी यानी चिंगारी का। जब अध्ययन किया जा रहा था तो सर क्यूरी और मैडम क्यूरी ने यह पाया कि इस पिंच ब्लेड में, बहुत अधिक मात्रा के पिंच ब्लेड में एक अल्प मात्रा ऐसी थी जिसके लिए इस प्रतिदीप्ति यानी कि उत्सर्जित विकिरणों की जो ऊर्जा थी वो अलग थी। इसका मतलब यह हुआ कि उस पिंच ब्लेड में जो अल्प मात्रा है वो ऐसी होनी चाहिए जो पिंच ब्लेड से उत्सर्जित विकिरणों के बराबर ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित नहीं करके उससे ज्यादा ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पिंच ब्लेड की एक खास बात यह थी कि पिंच ब्लेड को जब गर्म किया जाता है तब ही उससे विकिरण उत्सर्जित होते हैं। लेकिन यह देखा गया कि जो पिंच ब्लेड है उसके कुछ विशिष्ट भाग से या उससे अल्प विकिरण ऐसे निकल रहे थे जो बिना ताप दिए ही उत्सर्जित हो रहे थे। यानी कि पिंच ब्लेड में कुछ मात्रा ऐसे पदार्थ की होनी चाहिए, डेफिनेटली ऐसे पदार्थ की होनी चाहिए जो अपने आप ही विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पिंच ब्लेड से दो पदार्थों की खोज की। एक पदार्थ जिसको उन्होंने, जहां के वो निवासी थे, पोलैंड के निवासी थे, इसलिए उसे पोलोनियम नाम दिया, और एक पदार्थ को उन्होंने रेडियम नाम दिया। रेडियम इसलिए क्योंकि उससे रेडिएशन निकलते थे। तब इस परिघटना के लिए जब उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज की तो इस परिघटना के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और आज भी हम देखते हैं कि गाड़ियों पर रेडियम की एक पट्टी लगी हुई होती है, वो जैसे ही उस गाड़ी पर प्रकाश आपतित होता है तो वो रेडियम की जो पट्टी है वो चमकने लगती है। आपने देखा होगा घड़ियों में भी रेडियम लगा हुआ होता है, जैसे अंधेरे में भी आप उसमें टाइम देख सकते हो। तो उसका रीजन क्या है वो अभी हम समझेंगे। ये देखा गया कि बहुत सारे पदार्थों में एक विशेष गुण होता है, उस विशेष गुण की वजह से वे पदार्थ अपने आप ही विकिरणों का उत्सर्जन करने लगते हैं, कणों का उत्सर्जन करने लगते हैं। पदार्थ के द्वारा अपने आप विकिरणों को उत्सर्जित करने या कणों को उत्सर्जित करने की जो परिघटना है, इसे स्वतः विघटन या रेडियो एक्टिवता इसे कहा जाता है। स्वतः विघटन या रेडियो एक्टिवता इसे कहा जाता है। ऐसा सभी पदार्थों में नहीं होता है, कुछ विशिष्ट पदार्थों में ही होता है। और यह देखा गया कि स्वतः विघटन की जो प्रक्रिया है वो उन नाभिकों में ज्यादा थी जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा थी। और हमने पहले भी कहा था, पिछली क्लास में भी कहा था कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा होती है उन नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है और इनमें विघटन या विखंडन की प्रवृत्ति होती है। तो रेडियो एक्टिवता की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ
से स्वतः ही विकिरणों या कणों का उत्सर्जन होने की जो घटना है या परिघटना है उसे स्वतः विघटन या रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुछ उदाहरण अगर हम लें तो यूरेनियम इसका उदाहरण है, थोरियम इसका उदाहरण है, पोलोनियम इसका उदाहरण है, एक्टीनियम इसका उदाहरण है, रेडियम इसका उदाहरण है। रेडियो एक्टिवता नाभिक की एक ऐसी परिघटना है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी नाभिक जो होता है वो स्थायी नाभिक में रूपांतरित होने के लिए अपने में से कुछ कणों का विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और ये जो विकिरणों या कणों का उत्सर्जन है जिसको हमने रेडियो एक्टिवता कहा है, इसको हम रेडियो एक्टिव क्षय भी कहते हैं, विघटन भी कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन भी कहते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव क्षय है या रेडियो एक्टिव विघटन है ये 3 प्रकार का होता है। पहला अल्फा क्षय, दूसरा बीटा क्षय और तीसरा गामा क्षय। यदि किसी नाभिक से स्वतः विघटन के पश्चात ऐसे कणों का उत्सर्जन होता है जिनकी वजह से नाभिक की द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है, या हम कहें ऐसे कणों का उत्सर्जन होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 है और परमाणु क्रमांक 2 है, यानी जिसमें 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो इस प्रकार की परिघटनाओं कहते हैं अल्फा क्षय। और ऐसे कण जो उत्सर्जित हो रहे हैं जिनकी नाभिकीय द्रव्यमान संख्या का मान 4 है और परमाणु क्रमांक का मान 2 है, उन कणों को हम कहते हैं अल्फा कण। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्वतः विघटन की प्रक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तब इसे अल्फा क्षय कहा जाता है। दूसरी परिघटना थी बीटा क्षय। यह देखा गया कि जब भी कोई नाभिक में जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है ये एक दूसरे से अंतः परिवर्तित होते हैं, यानी कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसे पॉजिट्रॉन यानी प्लस बीटा कण, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिसे नेगाट्रॉन या नेगेटिव बीटा कण कहते हैं, का उत्सर्जन होता है। ये जो परिघटना है इसे बीटा क्षय कहा जाता है। और तीसरी परिघटना जो थी वो थी गामा क्षय। ये देखा गया अल्फा क्षय और बीटा क्षय में जो शेष नाभिक है, शेष नाभिक का मतलब क्या है, ये नाभिक है इसमें से एक कण का उत्सर्जन हो गया तो जो बचा हुआ नाभिक है वो शेष नाभिक कहलाता है। ये शेष नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, यानी इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब इसकी ऊर्जा में कमी आती है तो ये जो ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में उच्च ऊर्जा के प्रकाशीय कणों के रूप में उत्सर्जित होती है, उच्च ऊर्जा के विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। ये जो उच्च ऊर्जा के विकिरण है इन्हें गामा विकिरण कहा जाता है और इसलिए इस परिघटना को हम कहते हैं गामा क्षय। तो 3 प्रकार के क्षय देखे गए। पहला जो था वो गामा क्षय था, सॉरी अल्फा क्षय था, दूसरा बीटा और तीसरा गामा क्षय था। रेडियो एक्टिवता की खोज भले ही बैकरल ने की हो, लेकिन रेडियो एक्टिवता यानी स्वतः विघटन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो नियम है वो रदरफोर्ड और सोडी ने दिया था, इसलिए इस नियम को हम रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षय का नियम कहते हैं। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षय का नियम कहते हैं। ये नियम ये कहता है, इस नियम के 2 भाग है बहुत महत्वपूर्ण। पहला भाग ये कहता है कि जब भी किसी पदार्थ से अल्फा क्षय होगा, बीटा क्षय होगा, चाहे गामा क्षय होगा, यानी कि कणों का या विकिरणों का उत्सर्जन होता है या नाभिक का क्षय होता है। नाभिक का क्षय होने का मतलब क्या है? नाभिक का क्षय होने का मतलब नाभिक से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का निकल जाना या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन हो जाना है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जब संख्या में परिवर्तन होता है, जब ये निकलते हैं, ये विघटित होते हैं, तो कौन सा नाभिक पहले विघटित होगा और कौन सा नाभिक बाद में विघटित होगा ये नहीं कहा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये नाभिक पहले विघटित होगा और ये बाद में होगा। कभी भी कोई सा भी नाभिक विघटित हो सकता है, यानी कि विघटन की जो प्रक्रिया है वो यादृच्छिक,
एक पदार्थ में अगर 10 नाभिक हैं तो 10 में से पहला नाभिक जो है वो पहले विघटित होगा, या ये वाला नाभिक 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 पहले विघटित होगा, नहीं कह सकते। कोई सा भी नाभिक कभी भी विघटित हो सकता है। विघटन की जो प्रक्रिया है वो सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि एक समय में कितने नाभिक विघटित होंगे, यानी विघटन का मान बताया जा सकता है कि कितने होंगे, ये नहीं बताया जा सकता कौन से होंगे। ये बता सकते हैं कि हम मान लो 1 सेकंड में 3 नाभिक विघटित होंगे 50 में से, पर वो 3 कौन से होंगे ये नहीं बता सकते। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो नाभिक का विघटन होता है उसमें जो प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की संख्या है, यानी 1 सेकंड में कितने नाभिकों का विघटन होगा। जैसे हमने देखा कि मान लो एक पदार्थ है, उस पदार्थ में अल्फा क्षय की प्रक्रिया हो रही है। अल्फा क्षय यानी कि उस पदार्थ के एक नाभिक से अल्फा कण निकल रहा है, तो ये एक ही नाभिक से नहीं निकलेगा, उस पदार्थ में जितने भी नाभिक है। अब हम सब जानते हैं कि जितने पदार्थ हम लेते हैं, जैसे रेडियम है, या हम बात करें लोहे की बात कर लेते हैं, तो लोहा जो है वो एक अणु या एक परमाणु से तो मिलकर बना हुआ नहीं, बहुत सारे अणुओं से मिलकर के एक लोहे का पतड़ा आपको दिखाई देगा। एक कोई वस्तु जो लोहे की बनी है वो दिखाई देगी, तो उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, और जितने परमाणु उतने नाभिक भी हैं। मान लो कि उस लोहे के नाभिक का विघटन हो रहा है। ऐसे रेडियम की प्लेट की मैं बात करूं तो उसमें रेडियम का एक परमाणु नहीं है, और एक परमाणु नहीं है तो एक नाभिक भी नहीं, उसमें नाभिकों की संख्या भी बहुत सारी है। तो वो जो विघटन हो रहा है वो कौन से नाभिक का पहले होगा, कौन से का बाद में होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि कितने नाभिकों का विघटन होगा। तो रदरफोर्ड सोडी के 2 नियम है, जिन नियमों में पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की संख्या तो ज्ञात की जा सकती है, परंतु कौन सा नाभिक कब विघटित होगा यह ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है इनका कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की संख्या, जिसको हम कहते हैं विघटन की दर, विघटन की दर, ये जो विघटन की दर है, विघटन की दर, ये उस समय सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि किसी पदार्थ में टोटल 100 नाभिक थे, ठीक है। अब इन नाभिकों में से पहले 1 घंटे में मान लीजिए 10 नाभिकों का विघटन हो गया, ठीक है ना। कितने नाभिक विघटित हुए, 10%। 10% हो गए, 100 के 10। अब बचे कितने, 90। तो अब अगली बार जब 1 घंटे में विघटन होगा तो ये 100 का 10% नहीं होगा, ये कितने का 10% होगा, इस 90 का 10% होगा। यानी कि अब 9 ही नाभिक विघटित होंगे। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, ये जरूरी नहीं है 9 ही हो, 9 से कम भी हो सकते हैं, पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं। अब 9 और विघटित हो गए तो कितने रह गए, 81 रह गए। यानी अब अगली बार 1 घंटे में जो विघटन होगा वो इस 81 पर निर्भर करेगा। यानी हर समय जो विघटन होगा उस समय कितने अविघटित नाभिक हैं। सक्रिय नाभिक का मतलब अविघटित नाभिक, और अविघटित नाभिकों में भी वो नाभिक जो विघटित हो सकेंगे भविष्य में, केवल वो नाभिक, स्थायी नाभिक नहीं, वो जो अस्थायी है, जो विघटित होने की जिनकी संभावना है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो विघटन की दर यानी प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की संख्या, जिसको अपन कहते हैं dN/dt, इज प्रोपोर्शनल टू n। यहां पर एक चिन्ह माइनस का काम में लिया जाता है। माइनस इसलिए क्योंकि विघटित जब नाभिक होते हैं तो कुल नाभिकों की संख्या में कमी आती है, इसलिए माइनस का चिन्ह लिया जाता है, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक स्थिरांक यहां पर आता है dN/dt माइनस का एक स्थिरांक आता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा। ये जो लैम्डा है इसके 3 नाम है,
इसको क्षय नियतांक, विघटन नियतांक या विघटन स्थिरांक, या इसे क्षयांक कहा जाता है। ठीक, इसकी भी परिभाषा देखेंगे हम, इस क्षयांक की भी आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए इसके नाम से हम काम चलाएंगे। अब बच्चों, अगर मैं इस माइनस को और dt को इधर ले जाऊं और n को नीचे ले आऊं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं। हम यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, dn बाई n, ये n नीचे आ गया, बराबर इधर क्या रह गया, एक तो माइनस दूसरी तरफ आ गया, माइनस से गुणा किया तो ये लैम्डा, और एक dt भी इधर आ गया, ये dt। अब अगर हम इसका समाकलन कर देवें, समाकलन कर देवें, ये समाकलन कर दिया, कहां से कहां तक, dn से लेकर dn अपॉन n बराबर माइनस लैम्डा dt। कहां से कहां तक भाई समाकलन किया, 0 से लेकर के t समय, 0 मतलब प्रारंभ और t समय मतलब t समय पश्चात। मान लीजिए प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n 0 थी और t समय पश्चात n हो जाती, तो इस तरफ तो हो गया n 0 से n और इधर आ गया 0 से t। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट कौन है, माइनस का लैम्डा, इसको बाहर निकाल लिया तो इस तरफ तो रह गया dn अपॉन n, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, n 0 से n तक, और इस तरफ क्या रह गया, माइनस लैम्डा बाहर, इंटीग्रेशन dt कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि समाकलन करते हैं। बच्चों 1 अपॉन एक्स का जब x के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, 1 अपॉन एक्स अपॉन इंटू डी एक्स, जिसको अपन एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स। dx अपॉन एक्स का, x का 1 अपॉन एक्स का जब x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो log x आता है हमारे पास में। तो ऐसे dn अपॉन n का जब समाकलन होगा तो क्या आएगा हमारे पास में, log n। मैं यहां पर एक स्पेशल टाइप का log लिख रहा हूं, ये स्पेशल टाइप का जो log है, ये log वो log है जिसका आधार e होता है। एक अपन लिखते हैं log 10 बेस, इसका आधार 10 है। ये log ऐसा है जिसका आधार 10 नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास में dn अपॉन n का समाकलन। dn अपॉन n का समाकलन क्या हो गया बच्चों, dn अपॉन n का समाकलन हो गया log n, ठीक है। कहां से कहां तक, n 0 से n तक, बराबर माइनस का लैम्डा है, और dt का समाकलन होता है t, ये t कहां से कहां तक, 0 से t। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार उच्च सीमा रखेंगे और एक बार निम्न सीमा। किसकी जगह पर, लेफ्ट साइड में n के सापेक्ष किया तो n की जगह पर, तो n की जगह पर हमने रख दिया उच्च सीमा n माइनस, फिर log इस n की जगह पर एक बार निम्न सीमा n0, ठीक है, बराबर माइनस का लैम्डा। अब राइट साइड में हमने t के सापेक्ष किया है तो एक बार t की जगह उच्च सीमा t और एक बार t की जगह निम्न सीमा 0, ये माइनस का 0, ठीक है। अब जोड़ बाकी गुणा भाग हम कर लेंगे, इसमें जो भी होना है देखते हैं। एक सूत्र होता है log का, log a माइनस b बराबर log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b। तो ऐसे log n माइनस log n0 का मान अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, log n अपॉन n0 बराबर, दूसरी तरफ हो गया माइनस का लैम्डा, t माइनस 0 बराबर होता है t, ठीक है। जिस तरीके से log का दुश्मन एंटी log होता है, ठीक इसी तरीके से इस log को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल लिया जा सकता है, चरघातांक की, यानी कि e की पावर। तो हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल लेने पर, अब ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है आपको कक्षा में समझाया जाएगा, अभी इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल ले लिया, लेने पर e की पावर log n अपॉन n0 और इस तरफ हो गया e की पावर माइनस का लैम्डा t। ये जो log और e है ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो ये हमारे पास में से यहां से हट जाएगा, log भी हट जाएगा और e भी हट जाएगा।
आपके पास में क्या रह जाएगा, ओनली n अपॉन n0, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। इस n0 को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास में बच्चों आ जाएगा n बराबर n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। ये जो नियम है इससे हमें पता चलता है कि किसी समय t समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या इस सूत्र द्वारा निकाली जा सकती है। आपको कोई पूछे कि t समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी होगी तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। ये जो नियम है जिससे सूत्र हमने ज्ञात किया है वो रदरफोर्ड सोडी का नियम कहलाता है। परीक्षा में इस पर प्रश्न आता है बहुत बार, एक बार फिर से समझ लेते हैं। रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर सक्रिय नाभिकों की संख्या n के समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनलिटी का हटाओ तो एक स्थिरांक लैम्डा आ जाता है। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, लैम्डा को हम क्षय नियतांक, विघटन स्थिरांक या क्षयांक कहते हैं। दोनों तरफ लैम्डा से गुणा कर दो, और सॉरी माइनस से गुणा कर दो, n को नीचे ले आओ, dt को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dn अपॉन n बराबर माइनस का लैम्डा dt। इस समीकरण का समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर हमारे पास में dn अपॉन n का जो समाकलन है वो आता है log n, और दूसरी तरफ dt का समाकलन आता है t। एक बार उच्च सीमा रख दीजिए log n में, n की जगह पर एक बार कैपिटल N रख दीजिए उच्च सीमा, और एक बार n0 तो आ जाएगा log n माइनस log n0, जो कि आप यहां देख सकते हो। और दूसरी तरफ माइनस लैम्डा तो ऑलरेडी है, t की जगह एक बार t रख दिया, एक बार 0 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन log b, यानी कि log n माइनस log n0 बराबर हो जाएगा log n अपॉन n0, ये रहा। और दूसरी तरफ माइनस का लैम्डा t माइनस 0 बराबर t होता है तो माइनस का लैम्डा t हो गया। दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले, जो एक्सपोनेंशियल है ना इसको एंटी लॉग ही कहते हैं अपन एक तरीके से, तो एंटी लॉग अगर हम ले लें तो लॉग का जो एंटी लॉग होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल इस वाले लॉग का, और अगर लॉग 10 बेस होता तो इसका जो एंटी लॉग होता है वो होता है 10 की घात के रूप में लिख दो इसको, ठीक है। ये लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं ये हमने 11वीं में भी पढ़े हैं, लेकिन एक बार ऑफलाइन क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये फिलहाल के लिए आप इसको इतना याद रखें कि एक्सपोनेंशियल ले लिया हमने दोनों तरफ, एक्सपोनेंशियल log n अपॉन n0, और इधर भी एक्सपोनेंशियल ले लिया माइनस का लैम्डा t। जैसे 2 और 2 बराबर है तो 10 की घात 2 और 10 की घात 2 भी बराबर होगा। जब संख्याएं बराबर होती है तो उनको घात के रूप में लिखो तब भी ये बराबर ही आएगा, आधार समान होता है। तो ये जो e और log है एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। आपके पास में रह जाएगा ओनली n अपॉन n0। दूसरी तरफ है e की पावर माइनस का लैम्डा t, ये n0 को दूसरी तरफ ले जाओ तो जाएगा n बराबर n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। ये जो नियम आया है इसे हम रेडियो एक्टिवता का चरघातांकी नियम भी कहते हैं, और ये नियम कहता है कि किसी समय जो सक्रिय नाभिकों की संख्या है वो समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होती है। माइनस लैम्डा टी आ रहा है ना, इसका मतलब कम होती है, चरघातांकी रूप से तेजी से कमी आती है। यानी कि शुरुआत में नाभिकों की सक्रिय नाभिकों की संख्या में तेजी से कमी आएगी और बाद में ये धीमे